हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तीसरी क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 2 क्लास कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की 2 क्लास हो चुकी। आज ये तीसरी क्लास है। तो आज हम लोग भारत व नेपाल के बीच संबंधों पर खुल के चर्चा करेंगे कि भारत व नेपाल के बीच किस किस प्रकार के संबंध हैं। और ये जो IR वाला सेक्शन है आपके GS2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और GS2 के अलावा जिनका भी ऑप्शनल PSIR है तो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने विषय को नहीं समझा तो आप लोग को क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो जो IR वाला सेक्शन है उसको आप लोग बिल्कुल भी रटे ना, उसको समझने पे जितना जोर देंगे उतनी आराम से आप लोग मेंस के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे भारत व नेपाल के साथ संबंधों पर चर्चा। इसके अलावा जब अभी हम लोग भारत नेपाल पे चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी साउथ एशिया दक्षिण एशिया के देश होंगे तो प्रत्येक देश के साथ भारत के संबंधों की खुल के चर्चा हम लोग इस चैनल पे करेंगे। इसके अलावा भी दक्षिण एशिया के बाद हम लोग अमेरिका पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कनाडा, ये सब वाला पोर्शन भी हम लोग उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इन देशों के साथ भी भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग भारत व नेपाल के बीच भारत व नेपाल के जो संबंध हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग की हेडिंग क्या होगी? भारत व नेपाल के बीच संबंधों की चर्चा। तो पहले इसमें जो आपको याद रखना है कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है वो अद्वितीय हैं, वो विशिष्ट हैं। तो ये जो 2 शब्दावली हैं अद्वितीय और विशिष्ट, तो इन 2 शब्दों का प्रयोग हम लोग सिर्फ भारत व नेपाल के बीच संबंधों के लिए करेंगे और किसी भी देश के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसे देखते हैं। तो भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है अद्वितीय हैं, विशिष्ट हैं। इन 2 शब्दावली का प्रयोग हम लोग सिर्फ नेपाल के लिए करेंगे। नेपाल और भारत के संबंधों के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और किसी भी देश के लिए इन 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है। क्यों इन नेपाल के लिए इन 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे? क्योंकि भारत व नेपाल के बीच का संबंध, भारत व नेपाल के बीच का संबंध रोटी व बेटी का है। भारत व नेपाल के बीच संबंध कैसा है? अद्वितीय है, विशिष्ट है। अद्वितीय और विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको आप लोग याद रखना है। क्योंकि भारत व नेपाल के बीच का जो संबंध है रोटी और बेटी का है। अब रोटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रोटी का मतलब यहाँ पे आजीविका से हो गया। आजीविका से हो गया। आजीविका। अब हम लोग समझेंगे कि ये भारत और नेपाल के बीच जो रोटी का संबंध कैसे है और भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध कैसे है। अब हम इन दोनों शब्दों को समझेंगे कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध कैसे है। यदि कोई संबंध है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा हम लोग को। फिर उसके बारे में हम लोग एक आर्गुमेंट देखेंगे कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध कैसे है। तो अब हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे कि भारत व नेपाल के बीच रोटी का संबंध कैसे है और भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध कैसे है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये अद्वितीय है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध कैसे है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध। आजीविका का संबंध। तो ये हेडिंग हो जाएगी आपसे। जब भी आपसे भारत व नेपाल के बीच कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से भूमिका लिखनी है कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है अद्वितीय हैं, विशिष्ट हैं। फिर इसका कारण बताना है कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है। तो इस तरह से आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी है। अगर आपने इस तरह से अपने आंसर की शुरुआत की तो आपके भूमिका में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और 1-1 मार्क्स यूपीएससी में बहुत अंतर कर सकता है। तो आपको इस तरह से भूमिका लिखनी है कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है अद्वितीय हैं, विशिष्ट हैं। अब क्यों है इसको कारण बताना है
कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है। ये रोटी हो गई, ये बेटी हो गई। तो भारत व नेपाल के बीच संबंध किसका है? रोटी और बेटी का। तो अब रोटी का मतलब क्या हो गया कि आजीविका का संबंध है भारत व नेपाल के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध कैसे है, कैसे है। दो तीन पॉइंट में समझेंगे कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध कैसे है। अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि नेपाल से 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष भारत आते हैं। तो कितने लोग हो गए? 50 लाख लोग भारत आते हैं। किस लिए आते हैं? रोजगार के लिए, सिर्फ रोजगार के लिए वो भारत आते हैं। कितने? 50 लाख प्रत्येक वर्ष आजीविका के लिए वे भारत आते हैं। तो इस तरह से भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध स्थापित होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। जो नेपाली होते हैं, नेपाल के लोग होते हैं, नेपाल के लोग भारत की सेवाओं के, जो भारतीय सेवाएं होती है उसमें आवेदन कर सकते हैं। जितनी भी भारत की नौकरियां होती हैं उसमें नेपाल के लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी नेपाली लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन नेपाली लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं ज़्यादा होता है क्योंकि जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही उच्च स्तर का है, जिसे नेपाली लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए नेपाली लोग के लिए छूट तो मिली हुई है कि वे यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होने के कारण नेपाली लोग इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। नेपाल के लोग भारतीय सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, कर सकते हैं। तो जब यदि अप्लाई करेंगे तो यदि सिलेक्शन होता है तो इनको रोजगार मिलने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट हो गया कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध इन दो तरह से स्थापित होता है। अभी तीसरा पॉइंट भी देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट, इसे आप लोग समझते चलिए, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस समझ के चलना है कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध कैसे है। दो पॉइंट हम लोग ने बताए, 50 लाख लोग रोजगार के लिए भारत में आते हैं, और दूसरा कैसा हो गया कि जो भी नेपाली लोग हैं भारतीय सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो यूपीएससी भी इसमें शामिल है, इसमें आप लोग यूपीएससी भी जोड़ सकते हैं। तो ये हो गए दो पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट कि नेपाली लोग रोजगार के लिए भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में शामिल होते हैं। तो जो नेपाली लोग होते हैं, जो नेपाली नागरिक होते हैं, वो भारतीय सेना में शामिल होते हैं। वो रोजगार के लिए वो भारतीय सेना में आवेदन करते हैं, और भारतीय सेना में एक गोरखा रेजिमेंट है जिसमें उन्हें शामिल किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट में नेपाली लोगों को शामिल किया जाता है। तो नेपाली लोग रोजगार के लिए भारतीय सेना में भी शामिल होते हैं, और जिस रेजिडेंट में नेपाली लोगों को शामिल किया जाता है उस रेजिडेंट का नाम क्या है? गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट का आपने नाम भी सुना होगा कि गोरखा रेजिमेंट में ज़्यादातर नेपाली लोगों को शामिल किया जाता है। इधर रेजिमेंट होगा। तो ये हो गया कि नेपाली लोग अपने जो रोजगार के लिए भारतीय सेना में भी शामिल होते हैं। और जब ये नेपाली लोग भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करते हैं तो इनको जो पेंशन होते हैं उसे भारतीय सरकार उन्हें पेंशन देती है। तो इस तरह से भारत व नेपाल के बीच एक आजीविका का संबंध स्थापित हो जाता है। अब पेंशन वाला आप लोग लिख लीजिए चौथा पॉइंट। जो अवकाश प्राप्त जो सैनिक होते हैं, नेपाली सैनिक, भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त नेपाली सैनिकों को पेंशन भारत सरकार देती है। कौन देती है? भारत सरकार। जो भी नेपाली सैनिक भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के जो पश्चात जो भारत सरकार होती है उन्हें पेंशन देती है। तो इस तरह से भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध स्थापित होता है। इसमें 4 पॉइंट हो गए कि 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष रोजगार के लिए भारत में आते हैं,
दूसरा क्या होगा कि जो नेपाली लोग होते हैं भारतीय सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि जो नेपाली लोग होते हैं वो भारतीय सेना में शामिल होते हैं, और एक गोरखा रेजिमेंट हो गई जिसमें नेपाली लोगों को शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा, जितने भी नेपाली लोग होते हैं जो भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त होते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन भारतीय सरकार प्रदान करती है। ये चार पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत नेपाल के बीच आजीविका का संबंध है कि नहीं, तो आपको इन 4 पॉइंट का उल्लेख करना है। तो ये हो गया भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध। अब हम लोग जानेंगे भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध का मतलब क्या है। हम लोग ने रोटी का संबंध देख लिया, इसे आप लोग रोटी भी कर सकते हैं, रोटी का संबंध। अब हम लोग देखेंगे कि भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध कैसे है। तो उसे आप लोग पहले ये सब नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध देख लेते हैं। गाइस बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से सिंपल सब्जेक्ट कोई भी नहीं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको समझ के चलेंगे तो जो भी क्वेश्चन पीसीएस में आए, चाहे मेंस में पीसीएस में आए, चाहे आईएएस में आए, सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। बस अगर यदि आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते हैं भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध। हम लोग ने रोटी का संबंध देख लिया, अब हम लोग बेटी का संबंध देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक डायग्राम याद रखना है। ये वाला डायग्राम है जो नेपाल का एक मानचित्र होगा। इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसे मधेसी क्षेत्र कहते हैं, मधेसी क्षेत्र। यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है उसे मधेसी जनसंख्या कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि जो मधेसी जनसंख्या है, जो यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है उसे क्या कहते हैं, मधेसी जनसंख्या। मधेसी जो जनसंख्या है वो कुल नेपाल का 40% है। कुल नेपाल का कितनी है, 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, ये वाला पोर्शन में। और इसकी सीमा भारतीय, जो ये वाला पोर्शन है मधेसी क्षेत्र, इसकी सीमा भारत से लगती है, भारत से इसकी सीमा लगती है। तो अब होता क्या है, जो मधेसी लोग होते हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये हिंदी भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये हिंदी भाषा बोलते हैं, ये मैथिली भाषा बोलते हैं, और ये भोजपुरी भाषा बोलते हैं। ये 3 तरह की भाषाएं बोलते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, जो मधेसी लोग होते हैं ये अपनी बेटियों का विवाह भारत में कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है कि भारत व नेपाल के बीच एक वैवाहिक संबंध, बेटी का संबंध स्थापित हो जाता है। रोटी का संबंध हम लोग ने देखा था ऊपर। अब बेटी का संबंध क्या होता है कि जो मधेसी लोग होते हैं वो अपनी बेटियों का संबंध भारत में कर देते हैं, जिस कारण भारत व नेपाल के बीच बेटियों का संबंध स्थापित हो जाता है। ये हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ये मैथिली बोलते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि अपनी बेटियों का विवाह भारत में करते हैं। जो ये लोग यहाँ रहते हैं ये अपनी बेटियों का विवाह कहाँ कर देते हैं, भारत में विवाह कर देते हैं। यहाँ से ये उठा के ये लोग भारत में शादी कर देते हैं। तो जो भारत व नेपाल के बीच एक बेटियों का विवाह भारत में करते हैं, जिससे क्या होता है, बेटियों का संबंध स्थापित हो जाता है, बेटियों का संबंध स्थापित होता है। अब जैसे आप लोग ने सुना होगा माता सीता की जो शादी हुई थी वो अयोध्या में भगवान श्री राम के साथ हुई थी। इसी जैसे माता सीता की शादी भगवान श्री राम के साथ हुई थी, उसी तरह से मधेसी लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों का विवाह भारत में कर देते हैं। जैसे माता सीता का विवाह किसके साथ हुआ था, श्री राम के साथ हुआ था। ये जनकपुर में थी, जनकपुर में रहती थी, और ये अयोध्या में रहते थे। इनका विवाह श्री राम के साथ होता है। इसी तरह से मधेसी लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों का विवाह भारत में रह रहे लोगों के साथ कर देते हैं, जिस कारण भारत व नेपाल के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। और इससे क्या होता है कि भारत व नेपाल के बीच एक बेटी का संबंध भी स्थापित हो जाता है। तो ये हम लोग ने देखा कि भारत व नेपाल के बीच आजीविका का संबंध क्या है, भारत व नेपाल के बीच बेटी का संबंध क्या है, उन दोनों को हम लोग ने विस्तार से देखा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत व नेपाल के बीच इतने विशिष्ट संबंध हैं,
इतने अद्वितीय संबंध है, तो उसका आधार क्या है, किन आधारों पे इन संबंधों को निर्मित किया गया है। उसके तो एक संधि की गई थी 1950 में, मित्रता एवं शांति की संधि 1950। उसी संधि के आधार पे ये सभी संबंधों को जो संबंध बने बहुत ही विशिष्ट बने हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो संधि कौन है जिस आधार पे रोटी और बेटी का संबंध स्थापित हुआ है। अब हम लोग देखते हैं जो ये संबंध बने हैं रोटी और बेटी का संबंध, इनका आधार क्या है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ही गहनता से समझना है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, एक एक किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट ना रहे, जिस समय आप लोग एग्जाम देने जाएं तो आपको आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि भारत व नेपाल के बीच जो विशिष्ट संबंध बने हैं इनका आधार क्या है। भारत व नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों का आधार, जो विशिष्ट संबंध कौन सा है, रोटी और बेटी का संबंध। इनका आधार क्या है, विशिष्ट संबंधों का आधार। तो इसके लिए हमें एक संधि को समझना पड़ेगा, जो संधि साइन की गई थी मित्रता एवं शांति की संधि। शांति की संधि 1950 में से साइन किया गया था भारत व नेपाल के बीच। किसके बीच, भारत व नेपाल के बीच एक संधि साइन की गई थी 1950 में। उसका नाम क्या था, मित्रता एवं शांति की संधि। तो 1950 में ये संधि बनी थी। इन्हीं संधि के आधार पे रोटी और बेटी के संबंध स्थापित किए गए थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस संधि में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान यह है कि भारत व नेपाल के लोगों का मुक्त आवागमन होगा। तो मित्रता एवं शांति की संधि जो 1950 में की गई थी, इसमें पहला प्रावधान ये किया गया है कि भारत व नेपाल के लोग, भारत के लोग नेपाल में जा सकते हैं, और एक मिनट गाइस, भारत के लोग नेपाल में जा सकते हैं और नेपाल के लोग भारत में जा सकते हैं। जैसे ये भारत हो गया, नेपाल हो गया। तो पहला प्रावधान क्या कहता है कि भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग भारत जा सकते हैं और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं। इनके लिए इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग ने अपने क्षेत्र में देखा भी होगा कि आपको सड़क पे चलते कुछ नेपाली लोग मिल जाएंगे, उनको नेपाल से भारत आने के लिए और भारत से नेपाल जाने के लिए किसी भी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। ये किस संधि में प्रावधान किया गया, मित्रता एवं शांति की संधि 1950 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। इस संधि के आधार पर रोटी और बेटी के संबंधों को स्थापित किया गया है। दूसरा क्या हो गया कि नेपाल के लोग भारत में कार्य कर सकेंगे और जो भारत के लोग होंगे वो नेपाल में कार्य कर सकेंगे। उसके लिए इन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो नेपाल के लोग होंगे वो भारत में कार्य कर सकेंगे और जो भारत के लोग होंगे वो नेपाल में कार्य कर सकेंगे। तो नेपाल के लोग भारत में कार्य कर सकेंगे और भारत के लोग नेपाल में कार्य कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि हो गई, मित्रता एवं शांति की संधि 1950 में क्या कहता है कि आप लोग बिना वीज़ा के इधर उधर जा सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग कैसे होता है, इसका दुरुपयोग ऐसे होता है कि यदि किसी को भारत से बाहर भागना है तो भारत से बाहर भागना आसान नहीं है। तो जो लोग किसका सहारा लेते हैं, भारत से वो नेपाल जाते हैं, नेपाल से वो किसी और देश भागना आसान होता है, किसी और देश। जैसे आपने देखा होगा जो अपराधी होते हैं वो सबसे पहले नेपाल भागते हैं। भारत से किसी और देश जाना आसान नहीं है, लेकिन भारत से आप नेपाल बिना वीज़ा के जा सकते हैं, फिर नेपाल से आप किसी और देश आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह से भगौड़े जो होते हैं वो पहले नेपाल भागते हैं, फिर नेपाल से किसी और देश जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जैसे किसी को अवैध रूप से भारत में लाना है तो क्या होता है, पहले उसको
नेपाल ले जाया जाता है, फिर नेपाल के रास्ते उसे भारत में एंटर कराया जाता है। जैसे कोई अवैध नागरिक है, उसे मान लीजिए किसी को पाकिस्तान से भारत आना है, तो पाकिस्तान से भारत आना है, तो पाकिस्तान से सीधे भारत आना आसान काम नहीं है, लेकिन अब क्या होता है, अवैध रूप से अगर भारत में उसको एंटर करना है तो पहले वो क्या करेगा, पाकिस्तान से कहाँ जाएगा, नेपाल जाएगा, नेपाल के रास्ते वो भारत में एंटर करता है। तो पहले क्या करेगा, नेपाल जाएगा, अब नेपाल के रास्ते वो भारत में प्रवेश करेगा। तो नेपाल से भारत में प्रवेश करना आसान है, बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, लेकिन यदि आप डायरेक्टली पाकिस्तान से भारत में आएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या है, जो घुसपैठी होते हैं वो पहले नेपाल जाते हैं, फिर नेपाल के रास्ते वो भारत में प्रवेश करते हैं। तो इसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन ये भारत और नेपाल के बीच जो संधि की गई तो उसमें ये प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दो प्रावधान हम लोग ने देखे कि भारत व नेपाल के बीच एक संधि कब की गई थी, 1950 में। तो ये दो प्रावधान हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रावधान क्या है। इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। जो लुटेरे होते हैं, जो घुसपैठी होते हैं, हत्यारे होते हैं, वो यहाँ से कांड करके फिर वो नेपाल भागते हैं, नेपाल से किसी और देश भाग जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी को इलीगल रूप से भारत में प्रवेश करना है तो वो क्या करता है, पहले नेपाल जाएगा, फिर नेपाल के रास्ते वो भारत में एंटर करता है। तो ये हो गया, दो प्रावधान हो गए। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये रोटी और बेटी का संबंध हो गया। इन जो विशिष्ट संबंधों का आधार ये संधि है। इस संधि के कारण सब कुछ संबंध स्थापित हो पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस संधि का तीसरा पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट, फिर उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी बजा दीजिए, इससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है कि विदेशी मामलों में विदेश नीति बनाते समय दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। जब भी दोनों देश विदेश नीति का निर्माण करेंगे तो विदेश नीति बनाते समय दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। चौथा पॉइंट देखते हैं, जब भी नेपाल भारत के अलावा किसी अन्य देश से संबंध बनाता है, किसी अन्य देश से हथियार खरीदता है तो उसे भारत से परामर्श करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, जब भी नेपाल भारत के अलावा किसी भी अन्य देश से हथियार खरीदेगा तो उसे भारत से परामर्श करना पड़ेगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जब भी भारत व नेपाल विदेश नीति बनाएंगे तो दोनों आपस में मिलकर सहयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट विदेश नीति हो गई। चौथा हो गया कि जब भी नेपाल भारत के अलावा किसी अन्य देश से हथियार खरीदेगा तो नेपाल को भारत से परामर्श करना पड़ेगा। ये हो गया चौथा पॉइंट। तो गाइस ये हो गया आज का लेक्चर। ये जो भारत व नेपाल की आपको भूमिका कैसे लिखनी है कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है अद्वितीय है, विशिष्ट है, और इन अद्वितीय विशिष्ट होने का कारण क्या है कि भारत व नेपाल के बीच जो संबंध है रोटी और बेटी का है। फिर आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि रोटी का संबंध क्या है, बेटी का संबंध क्या है। तो इस तरह से आप अपने जो आंसर को लिख सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हो गया। और जो भारत व नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों का आधार क्या है, मित्रता एवं शांति की संधि 1950। भारत व नेपाल के बीच विशेष संबंधों का आधार ये संधि है। और इस संधि के प्रावधान भी डिस्कस कर लिए कि कोई भी आदमी बिना वीज़ा के भारत व नेपाल में आ जा सकता है और रोजगार भी कर सकता है, काम कर सकता है, भारत से नेपाल जा सकता है, नेपाल से भारत आ सकता है। तो ये हो गया आज का हम लोग का लेक्चर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग भारत व नेपाल के बीच आर्थिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। गाइस थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू।